अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं सर? हाँ जी, मैं ठीक। शफीक भाई आप ठीक ठाक हैं? सब अल्लाह के करम है सर। अच्छा जी, शुरू कर लें क्लास? जी 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 बिस्मिल्लाह। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने ऑर्डिनल अप्रोच को शुरू करना था। ऑर्डिनल अप्रोच तो ऑर्डिनल अप्रोच टू मेजर यूटिलिटी। अब ये जो ऑर्डिनल अप्रोच है ये एक्चुअली एक्सप्लेन की थी, मैंने आपको बताया था कि जे.आर. हिक्स ने और R.G.D. एलन ने, इसलिए बाज़-औक़ात इसको हिक्स एलन अप्रोच भी कहते हैं। हिक्स एलन अप्रोच। और इसको हम रैंकिंग अप्रोच भी कहते हैं। रैंकिंग अप्रोच टू मेजर द यूटिलिटी। और इसको ये जो लोग थे यानी जे.आर. हिक्स और R.G.D. एलन वगैरह, ये इस चीज़ पे बिलीव करते थे कि यूटिलिटी जो है वो एक क्वालिटेटिव टर्म है और क्वालिटेटिव टर्म्स को कार्डिनल नंबर्स में मेजर नहीं किया जा सकता। इसलिए इसको अगर हमने मेजर करना है तो उसको हम ऑर्डिनल नंबर्स में करेंगे, यानी रैंक देंगे। इसलिए इसको रैंकिंग अप्रोच कहा गया था। जैसे क्वालिटेटिव इसलिए कहा गया क्योंकि यूटिलिटी जो है दैट इज़ रिलेटेड विद माइंड, क्योंकि जब हम उसको सेटिस्फेक्शन के मानों में लेते हैं तो सेटिस्फेक्शन जो है वो इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। जैसे आप कहते हैं मोहब्बत है, नफ़रत है, सब्र है, खूबसूरती है,
दर्द है, इसी तरह से तस्कीन भी है, यानी सेटिस्फेक्शन भी है। और अगर आप इसको मेजर करेंगे कार्डिनल नंबर्स में, तो वो कहते हैं कि मार्शल ने तो किया है लेकिन हम इसको नहीं करेंगे। इसलिए इन्होंने अब जब ये यूटिलिटी का कॉलम बनाएंगे तो यूटिलिटी के कॉलम में कार्डिनल नंबर्स नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि उसकी जगह पर ऑर्डिनल नंबर्स को यूज़ करेंगे, या इन अदर वर्ड्स वो रैंकिंग करेंगे उसको। तो ये फ़र्क है सिंपली इन दोनों के अंदर। और ये जो अप्रोच है, ऑर्डिनल अप्रोच, ये मैंने बताया था आपको कि ये बेस करती है किसके ऊपर, इंडिफरेंस कर्व के ऊपर और बजट लाइन के ऊपर, बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व के ऊपर। तो अगर हमें इस अप्रोच को पढ़ना है तो हमें ये दो टूल्स जो हैं वो पढ़ने पड़ेंगे, बजट इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन। तो इसमें सबसे पहले जो है हम डिस्कशन कर लेते हैं इंडिफरेंस कर्व के बारे में। इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस जो कर्व है इसको हम इंडिफरेंस कर्व भी कहते हैं, इसको हम आइसो यूटिलिटी कर्व भी कहते हैं। आइसो यूटिलिटी कर्व का मतलब है, आइसो का मतलब है सेम, तो सेम यूटिलिटी कर्व। इसका मतलब ये है कि इंडिफरेंट का मतलब ही ये होता है कि जब आप किसी एक को दूसरे पर प्रेफरेंस नहीं देते हैं। तो एन इंडिफरेंस कर्व, an indifference curve shows the various combinations of two goods which give the same level of satisfaction to the consumer। तो ये डेफिनेशन है इंडिफरेंस कर्व की। अब ये इंडिफरेंस कर्व आपको ये बता रहा है कि एक इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो वेरियस कॉम्बिनेशन शो करता है टू गुड्स के, और उन तमाम कॉम्बिनेशन के ऊपर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या रहता है, सेम रहता है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, सेम सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रहता है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। टू गुड्स हैं और टू गुड्स के क्या हैं, कॉम्बिनेशंस हैं, और वो कॉम्बिनेशन बेशुमार हैं, और इनके ऊपर सेटिस्फेक्शन लेवल क्या रहती है, सेम रहती है। तो इनडिफरेंट का मतलब ये है कि यू आर नॉट प्रेफरिंग टू अनदर वन। तो इनडिफरेंट मीन्स न्यूट्रल। इनडिफरेंट का क्या मतलब होता है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल का मतलब ये है कि यू आर नॉट प्रेफरिंग वन टू अनदर, तो आप किसी को दूसरे पर प्रेफरेंस नहीं देते। इस चीज़ को समझने के लिए अब आप एक डेटा से इसको समझ लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कॉम्बिनेशंस की बात कर लेते हैं, कॉम्बिनेशंस या बास्केट्स, बास्केट्स या बंडल्स, जो भी कहना चाहें, ठीक है ना जी। और यहाँ पे फर्ज कर लें कि ये जो कॉम्बिनेशन है एक एक्स चीज़ का है और एक वाई चीज़ का, दो गुड्स लिए हैं, और यहाँ पर क्या है, यूटिलिटी है, ठीक है जी, यूटिलिटी है, यूटिलिटी। तो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है वो हमने पहले डिस्कस किया है। यूटिलिटी का मतलब क्या लेते हैं हम, सेटिस्फेक्शन लेते हैं। तो टू गुड्स, टू कॉम्बिनेशन, ये फर्स्ट बंडल है, ये सेकंड बंडल है, ये थर्ड बंडल है, और ये फोर्थ बंडल है, दिस इज फोर्थ बंडल। तो चार बंडल्स हैं और इसके अंदर ये दो गुड्स के कॉम्बिनेशन है, ये 1 और ये 10। ये एक एक पहले बंडल के अंदर या पहली बास्केट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, बास्केट या कॉम्बिनेशन या बंडल। तो पहला जो
बास्केट है, फर्स्ट बास्केट है, फर्स्ट बास्केट के अंदर 1 यूनिट एक्स का पड़ा हुआ है और 10 यूनिट वाई के पड़े हुए हैं। ये पहली बास्केट या पहला पहला कॉम्बिनेशन ये है। दूसरा कॉम्बिनेशन जो है उसके अंदर या दूसरी बास्केट के अंदर क्या पड़ा हुआ है, दूसरी बास्केट के अंदर 2 एक्स के यूनिट हैं और 6 वाई के हैं। तीसरी बास्केट के अंदर 3 ही एक्स के हैं और 3 ही वाई के हैं। और चौथी बास्केट के अंदर 4 यूनिट जो है वो एक्स के हैं और 1 यूनिट जो है वो वाई का है। ये आपके सामने है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपसे किसी कंज्यूमर से पूछा जाता है कि ये 4 बास्केट्स आपके सामने पड़ी हुई हैं और इन चारों बास्केट्स में जो कॉम्बिनेशन है वो आपके सामने है। यानी पहली जो बास्केट है वो ये है जिसमें 1 यूनिट एक्स का है और 10 यूनिट वाई के हैं। तो अब बताइए आपको अगर ये बास्केट मिल जाए तो आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो वो कहता है ए। अब देखें, अब यूटिलिटी को मेजर जो हम कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, ए बी सी डी में कर रहे हैं। यानी मैंने अभी आपको बताया कि ये जो अप्रोच है ये एक्चुअली क्या है, ये अप्रोच रैंकिंग अप्रोच है और ये रैंक दे रही है। क्योंकि ये किस चीज़ पे बेस करती है, ये ऑर्डिनल अप्रोच जो है ये ऑर्डिनल नंबर्स पे मेजर पे बेस करती है, इज बेस्ड ऑन ऑर्डिनल नंबर्स। समझ रहे हैं? तो ऑर्डिनल नंबर्स यानी जिस ऑर्डिनल नंबर्स किसको शो करते हैं, रैंकिंग को शो करते हैं। यानी वो आपने पढ़े थे कि फर्स्ट सेकंड है ना, सेकंड फिर थर्ड, ये सारे वगैरह वगैरह ये सारे होते हैं ऑर्डिनल नंबर्स जो कि किसको शो करते हैं, रैंकिंग को शो करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि जी हमें सेटिस्फेक्शन कितनी मिलेगी, ए। लेकिन इससे पिछली जो अप्रोच हमने ऑर्डिनल वाली पढ़ी, कार्डिनल वाली अप्रोच पढ़ी थी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, तो उसमें यूटिलिटी यानी मार्जिन यूटिलिटी वाला कॉलम और टोटल यूटिलिटी वाला कॉलम अगर आपको याद हो तो वहाँ पर जो नंबर्स आए थे वो आए थे 10, 6, 8 ऐसे कोई आए थे नंबर्स, है ना। तो वो कार्डिनल नंबर्स में से हमने लिए थे। लेकिन यहाँ यूटिलिटी की मेजरमेंट हम इसमें कर रहे हैं, रैंक में कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग इसी वजह से इसको ऑर्डिनल अप्रोच कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम मेजरमेंट ही यूटिलिटी की किसके अंदर कर रहे होते हैं, यूटिलिटी की मेजरमेंट ही रैंकिंग के अंदर करते हैं, इसलिए इसको रैंकिंग अप्रोच भी कहते हैं। इसलिए यहाँ पर यूटिलिटी की जो मेजरमेंट है या यूटिलिटी का जो कॉलम है उसमें कहीं पर भी 1, 2, 3 नहीं आएगा, यानी कार्डिनल नंबर्स नहीं आएंगे बल्कि रैंक्स आएंगे जो कि ऑर्डिनल नंबर्स को शो कर रहे होते हैं। इस तरह फिर दूसरा कॉम्बिनेशन जब पूछा गया कि ये दूसरा कॉम्बिनेशन है, इसका बताइए कितनी आपको यूटिलिटी मिली, तो उसने कहा ए। फिर तीसरा कॉम्बिनेशन कहा गया कि अगर ये मिल जाए आपको तो उसने कहा ए। चौथा कॉम्बिनेशन पूछा गया तो उसने कहा ए। इसका मतलब ये है कि सभी पर जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो कितनी मिल रही है, वो एक ए सेटिस्फेक्शन मिल रही है। अगर ये सारे आपको, यानी इसका मतलब सभी सभी जो कॉम्बिनेशन है, यानी पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा, तीसरा और चौथा, हर कॉम्बिनेशन पे ये अब डेफिनेशन पढ़ें तो डेफिनेशन में हमने कहा था कि इंडिफरेंस कर्व शोज दी वेरियस कॉम्बिनेशंस। तो ये वेरियस कॉम्बिनेशन यहाँ कितने आ गए, यहाँ 4 कॉम्बिनेशन आ गए ऑफ 2 गुड्स, है ना। तो ये 2 गुड्स आपके सामने, एक एक एक्स है और एक क्या वाई। तो यहाँ तक, और फिर ये कह रहे थे कि विच गिव्स दी सेम लेवल ऑफ, विच गिव्स दी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पे देख लें कि सेटिस्फेक्शन सेम आ रही है कि नहीं आ रही, ए सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इसका मतलब अगर हम इसका ग्राफ बना लें और जो कर्व बनेगा उस कर्व को हम क्या कहेंगे, इंडिफरेंस कर्व कह सकते हैं उस कर्व को। समझ गए? जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे फॉर एग्जांपल शो कर दूं, यहाँ पर एक्स गुड लिख दूं और यहाँ पे क्या लिख दूं, वाई गुड लिख दूं, तो ये इस तरीके से कर्व बन जाएगा और इसको हम कहेंगे आईसी। आईसी मींस इनडिफरेंस कर्व, जो मैंने अभी आपको बताया कि इनडिफरेंस कर्व को हम किस तरह एब्रीवेट करते हैं। इनडिफरेंस कर्व को हम आईसी कहते हैं, ये इनडिफरेंस कर्व, या इसको आइसो यूटिलिटी कर्व भी कहते हैं। तो ये इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि आप ज़रा देखें तो इसमें आपको नजर आएगा कि एक्स के यूनिट्स बढ़ रहे हैं 1, 2, 3, 4 और वाई के यूनिट कम हो रहे हैं। तो इसका मतलब एक्स और वाई के अंदर जो रिलेशनशिप आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। इसलिए इनडिफरेंस कर्व की स्लोप जो है वो भी क्या है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है, यानी नेगेटिवली स्लोप्ड है। और आप इसको अगर प्लॉट करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। मैं ऐसे रेंडमली आपको बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ये 4 पॉइंट है, ए बी सी और डी। ये वैसे मैं रेंडमली मतलब ये एग्जैक्टली तो मैं नहीं प्लॉट कर रहा, लेकिन आपको समझाने के लिए कि ये पॉइंट्स होंगे। जैसे ये 1 है, ये फॉर एग्जांपल 2 है, 3 है। मैंने एक्चुअली
एग्जैक्ट प्लॉट नहीं किया, आप एग्जैक्ट प्लॉट करके देख लीजिएगा, मैंने ऐसे ही आपको फर्जी तौर पर करके दिखा रहा हूँ। ये आपके सामने ये पॉइंट्स आ जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 10 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 1 है, ये मैं आपको दिखाया है। तो इसका मतलब ये है कि ये सारी स्टोरी हमें समझ आ गई। यहाँ से भी समझ आ रहा है कि इंडिफरेंस कर्व शोज द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स वेयर यूटिलिटी रिमेन्स द सेम। यहाँ पे यूटिलिटी क्या रहती है, सेम। तो यहाँ पे देखें यूटिलिटी सेम है, सबके ऊपर यूटिलिटी क्या आ रही है, सेम आ रही है, इसलिए इसको आइसो यूटिलिटी कर्व भी कहते हैं। ये मैंने भी बताया था, इसको हम आइसो यूटिलिटी कर्व भी कहते हैं। तो आइसो का मतलब क्या है, आइसो का मतलब है सेम, आइसो मीन सेम, सेम यूटिलिटी कर्व जो है वो ये है। अच्छा, तो ये इंडिफरेंस कर्व समझ आ गया। अच्छा, अब इस इंडिफरेंस कर्व में एक चीज जो है वो और जो समझने वाली है वो ये है कि इसकी स्लोप क्या होगी। स्लोप आप खुद भी फाइंड कर सकते हैं। तो स्लोप क्या होती है, आपको फार्मूला आता है, चेंज इन राइज ओवर चेंज इन रन। तो चेंज इन राइज, राइज पर क्या है, वाई गुड है, और रन पर क्या है, एक्स गुड है। तो इसकी स्लोप क्या होगी, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। और इसको हम कहेंगे दिस इज द स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व। और स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व जो है वो है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। और उसको हम एक और नाम भी देते हैं, और उसे हम कहते हैं मार्जिनल, क्योंकि स्लोप होती है मार्जिनल है। और इधर हम नाम देते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS। और ये किन दो गुड्स के दरमियान है, एक्स और वाई के दरमियान है। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व ये है, और उसको स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व को इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मीन्स कि आप किस तरीके से सब्स्टिट्यूट करते हैं। मार्जिनल का मतलब होता है नेक्स्ट यूनिट, और रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब है एक्सचेंज रेट। तो इसका आसान ज़ुबान में मतलब हो गया नेक्स्ट यूनिट एक्सचेंज रेट। तो नेक्स्ट यूनिट एक्सचेंज का मतलब होता है गिव एंड टेक। तो ये बन गया नेक्स्ट यूनिट गिव एंड टेक रेट। तो ये आसान ज़ुबान में इस MRS का मतलब हो गया नेक्स्ट यूनिट गिव एंड टेक रेट। और अगर आप यहाँ पे चेक करें तो आपको नज़र आएगा, जैसे यहाँ पे देखें कि इधर ये चीज़ x के हवाले से देखें तो x बढ़ रही है 1 2 3 4, इसका मतलब ये आप ले रहे हैं। और ये देखें तो 10 6 3 1 ये कम हो रही है, इसका मतलब ये आप दे रहे हैं। तो यहाँ पर गिव एंड टेक नजर आ गया आपको, इधर जो दे रहे हैं वो y चीज़ है और जो ले रहे हैं वो x है, क्योंकि ये बढ़ रही है और वो कम हो रही है। और इसका रेट क्या है वो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हम मार्जिनल रेट ऑफ क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन x फॉर y। और अगर आप यहाँ देखें, इधर आप 1 से 2 पर जाते हैं और इधर आप 10 से 6 पर जाते हैं, इसका मतलब आप 4 यूनिट y के दे के आप 1 यूनिट x का लेते हैं। समझ आ गई बात। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाई 1। तो ये 4 डिवाइडेड बाई 1 जो है ये रेशियो है कि यहाँ से यानी 10 थे आपके पास, 10 यूनिट थे y के, और अब आप 6 पर आ गए, तो इसका मतलब 4 यूनिट आपने दे दिए y के। और पहले आपके पास 1 x का था, वो आपके पास 2 हो गए। तो आपने एक x का लेने के लिए y के 4 यूनिट जो हैं वो दिए हैं, यानी 1 यूनिट आपने टेक किया है x का और 4 यूनिट आपने गिव किए हैं y के। तो ये इसको हम MRS कहेंगे। अब आप यहाँ पे फिर आइए, फिर 1 यूनिट x का लेने के लिए अब आपके पास पहले 6 रह गए थे, आपने फिर 6 में से अब आपके पास कितने रह गए, 3। तो इसका मतलब 3 दे दिए आपने। तो फिर 3 दे के आपने कितने लिए, 1 लिए। तो ये रेशो बनती है 3 1 की। और फिर यहाँ से देखें तो 1 यूनिट x का लेने के लिए अब आपने कितने यूनिट y के दिए, अब आपके पास 1 रह गया, तो इसका मतलब 2 दिए हैं आपने। तो 2 आपने y के दे के 1 आपने x का लिया है। ये देखें, ये आपने 1 x का लिया है, 3 से 4 1 लिया है, और 3 से 1 पर आए तो 2 दिए। तो 2:1 आ गई। ये आप इसको हम MRS कहते हैं x फॉर y। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ आप यहाँ पर भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको फाइंड कर दूं। यानी स्लोप फाइंड करें आप, स्लोप फ्रॉम पॉइंट ए से पॉइंट बी के दरमियान।
तो स्लोप का फार्मूला क्या होता है भला, आपको पता है? स्लोप का फार्मूला क्या होता है? वो होता है स्लोप इज इक्वल टू, क्योंकि राइज पर क्या है, राइज पर वाई है और रन पर क्या है, एक्स है, तो डेल्टा वाई, क्यू वाई लिख लें या वाई लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, डेल्टा एक्स। तो अब ए से बी के दरमियान अब राइज पे देखें, राइज क्या है, राइज ये वाला हिस्सा है, ये वाला, ये इसको हम थोड़ा सा कलर चेंज करके दिखाते हैं, ये राइज है यहाँ से यहाँ तक, है ना, और ये रन है। तो कितना चेंज आया है यहाँ से यहाँ तक, ए से बी के दरमियान देखना है ना, तो 6 में से 10 माइनस करें, क्योंकि बी माइनस ए होगा ना, क्योंकि न्यू माइनस ओल्ड होता है, तो ये आएगा -4, ये 4 है, और इधर यानी ये आप दे रहे हैं और ये आप ले रहे हैं 1, इधर देखेंगे 2 ये 1, तो इसका मतलब 4/1 -4/1 आएगा ए से बी तक। और इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, ये स्लोप है फ्रॉम ए टू बी, और इस चीज़ को हम स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है, और इसको हम टेक्निकली क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स और वाई, ये फाइंड होगी ए से बी। अब आप स्लोप फाइंड करें फ्रॉम पॉइंट बी से पॉइंट सी तक, ये फाइंड करें, तो फिर MRS फाइंड हो, क्योंकि स्लोप का मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा, और वो स्लोप ऑफ क्या कहलाएगी, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस, और इसका फार्मूला आपको पता है, चेंज इन राइज ओवर चेंज इन रन। तो जी जनाब, अब बी से सी पर जाना, ये राइज होगा तो सी माइनस बी होगा ना, तो 3 में से 6 माइनस करें, 3 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा माइनस, तो ये 3, और इधर से इधर, यानी इधर आप नीचे की तरफ जाएंगे और इधर ये 1, तो ये आएगा -3/1, ठीक हो गया। और इसी तरीके से अगर हम स्लोप फाइंड करें, स्लोप फ्रॉम पॉइंट सी से पॉइंट डी तक, फिर वही बात है, इसका मतलब स्लोप फाइंड करने का मतलब है कि स्लोप ऑफ व्हाट, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व कर रहे हैं ना, और स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व को MRS कहते हैं, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो ये होगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, क्योंकि डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स का मतलब डेल्टा क्यू वाई है ना, क्योंकि वाई एक्सिस पे वाई गुड है ना ये वाली, और एक्स एक्सिस पे एक्स गुड है, तो मैंने डेल्टा क्यू वाई ओवर डेल्टा क्यू एक्स लिखने के बजाय डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स लिख लिया, कोई मसला नहीं। अब आप देखें, तो डी में से सी माइनस करना है, तो ये आप दे देंगे और ये आप ले लेंगे, ये एक लेंगे, और इधर से आप सी से डी पर जाएं, तो 1 में से 3 माइनस करें तो 2 आता है ना, तो ये 2 आ जाएगा, तो ये आएगा -2/1। ये देखें जी, ये अब आपके पास आ गया -4/1, -3/1 और -2/1, और यही हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है, 4/1, 3/1 और 2/1। माइनस का साइन इसलिए साथ साथ आ रहा है क्योंकि ये नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर रहा है, तो ये जो हमने यहाँ पे फाइंड किया यही चीज़ यहाँ पे आ गई, तो ये इंडिफरेंस कर्व की स्लोप हमें समझ आ गई। तो आपसे पूछ सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व की स्लोप क्या होती है, तो आप कहेंगे इंडिफरेंस कर्व की स्लोप जो है वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होती है। और फिर अगला सवाल ये है कि वो कैसी होती है, तो आप बता देंगे कि वो नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, इंडिफरेंस कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा ऐसे डिस्कशन कर लेते हैं, क्या भला डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग किसकी भला, प्रॉपर्टीज के ऊपर, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ये इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना जी। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तो प्रॉपर्टीज तो इंडिफरेंस कर्व की बेशुमार हैं, तो इसमें पहली प्रॉपर्टी ये है कि द हायर is the indifference curve, the higher is the satisfaction, ठीक है जी। ये पहली प्रॉपर्टी है इसकी कि जितनी ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व ऊपर जाएगा उतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा हो जाएगी,
ये चीज़ आप समझ लेते हैं, ये प्रॉपर्टीज़ में से पहली प्रॉपर्टी है ये। तो ये देखें, ये y गुड है और ये क्या है, x गुड है। और ये फर्ज कर लें ये पहला इंडिफरेंस कर्व है, ये दूसरा इंडिफरेंस कर्व है, ये तीसरा इंडिफरेंस कर्व है। इसमें 3 इंडिफरेंस कर्व बनाए। तो अब आपको ये बताया जा रहा है कि IC3 जो है उसके ऊपर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है IC2 की निस्बत और IC1 पर सबसे कम है, क्योंकि ये सबसे कम वाला सेटिस्फेक्शन है। तो इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट्स हैं सारे, ये पॉइंट है बी, सी और डी। तो IC1 के ऊपर ए पॉइंट और बी पॉइंट और सी पॉइंट और डी पॉइंट के दरमियान आप इनडिफरेंट हैं और फर्ज कर लें वो आपको यूटिलिटी लेवल U1 देता है। और अगर आप IC2 पर चले जाएं तो IC2 पर पॉइंट हैं, ये फर्ज कर लें E है, ये F है, ये G है और ये H है। तो इसका मतलब E इज इक्वल टू F इज इक्वल टू G इज इक्वल टू H, और इस पे जो यूटिलिटी आएगी वो U2 आएगी, ज़्यादा आएगी। इसी तरीके से IC3 पर चले जाएं तो ये फॉर एग्जांपल I है, ये J है, ये K है और ये क्या है, L है। तो ये बता रहा है कि I इज इक्वल टू J इज इक्वल टू K इज इक्वल टू L, और इस पे यूटिलिटी U3। इसका मतलब IC1 पे जो यूटिलिटी आ रही है वो U1 है, IC2 पर U2 है और IC3 पर U3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हम कहते हैं कि U3 इज़ ग्रेटर देन U2 इज़ ग्रेटर देन U1, तो सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो किस पर ज़्यादा आ रहा है, हायर लेवल ऑफ हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व पे आ रहा है ना। तो लेकिन एक इंडिफरेंस कर्व के मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर आप इंडिफरेंट हैं, यानी ए और बी और सी और डी इनके दरमियान आप इंडिफरेंट हैं, क्योंकि ये एक ही इंडिफरेंस कर्व के ऊपर पॉइंट्स हैं। तरह IC2 के ऊपर जितने पॉइंट्स आप उनके दरमियान इंडिफरेंट हैं, IC3 के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं उनके दरमियान आप इंडिफरेंट हैं। लेकिन आइस इंडिफरेंस कर्व, तीनों इंडिफरेंस कर्व के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर आप इंडिफरेंट नहीं हैं, क्योंकि हायर इंडिफरेंस कर्व पे आपको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलती है और लोअर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व पे आपको सेटिस्फेक्शन क्या मिलती है, कम मिलती है। ये चीज़ मैं आपको एक और टेबल से, डायग्राम से समझा देता हूँ। जैसे ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट, आप ज़रा आप चेक करें, इसके ऊपर ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अब आप देखें यहाँ Y1, यहाँ Y2, यहाँ पर X1, यहाँ पे X2। अब आप बताएं क्या आपको लिए ए पॉइंट और बी पॉइंट एक जैसे हैं? नहीं, क्योंकि बी इज़ प्रेफरेबल टू ए, क्योंकि बी के अंदर जो है वो x के यूनिट जो हैं वो X2 हैं और Y2 हैं, और ए के अंदर जो X1 के यूनिट हैं वो X1 है और Y के Y1 है। इसका मतलब ये है कि जो बी पॉइंट है उसके ऊपर X2 और Y2 जो है वो ज़्यादा है किसकी निस्बत, ए पॉइंट की निस्बत, जिस पर वो कितने हैं, X1 है और Y का भी क्या है, 1 है। तो ये ज़्यादा प्रेफरेबल कॉम्बिनेशन है इसकी निस्बत। और ये बी पॉइंट किस पे आ रहा है, IC2 पे, और ए पॉइंट किस पे आ रहा है, IC1 पे। इसका मतलब हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व पर चूंकि यूनिट्स ज़्यादा हो जाते हैं कमोडिटीज़ के, इसलिए वो ज़्यादा आपको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है, वो ज़्यादा आपके लिए प्रेफरेबल है। तो इसलिए हायर द लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व, हायर द लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व और हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, उतना ही सेटिस्फेक्शन लेवल भी आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये क्लियर होगी। तो इसका मतलब IC2 जो है वो ज़्यादा प्रेफरेबल, IC2 पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो ज़्यादा प्रेफरेबल होंगे IC1 की निस्बत। यही चीज़ आप एक और डायग्राम से भी समझ सकते हैं। जैसे ये x है और ये फॉर एग्जांपल y है, और ये मैं दो इंडिफरेंस कर बनाता हूँ, एक IC1 एक IC2। और यहाँ पे देखें एक पॉइंट A है और एक पॉइंट यहाँ पे क्या है, B है। अब आप देखें कि आपके लिए क्या ये एक जैसे हैं पॉइंट्स? नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी B पॉइंट प्रेफरेबल होगा A से, क्योंकि B पॉइंट के ऊपर x के यूनिट 2 हैं और y के यूनिट y1 है, और A के ऊपर जो है वो x के यूनिट 1 है और y के भी 1 है। तो यहाँ x के यूनिट ज़्यादा है। अभी भी इंडिफरेंस कर्व 2 जो है, इंडिफरेंस कर्व जो है 1 से ज़्यादा प्रेफरेबल है। ठीक हो गया ना जी, इंडिफरेंस कर्व 1 से क्या है, प्रेफरेबल है। तो ये प्रॉपर्टी समझ आनी चाहिए कि ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, लेकिन एक इंडिफरेंस कर्व के तमाम पॉइंट्स आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। ठीक है जी। इसी तरीके से एक और ग्राफ से भी ये बात समझ सकते हैं। जैसे ये देखें, ये इंडिफरेंस कर्व 1 है
और ये इंडिफरेंस कर्व 2 है। जैसे ये देखें, यहाँ पर अब आप खुद देख लें कि ये y1 और ये y2 और ये a पॉइंट, ये b पॉइंट, ये x1, अभी भी वही बात है कि b इज़ प्रेफरेबल टू a, क्योंकि b के अंदर जो y के यूनिट है वो ज़्यादा है किसकी निस्बत, उसकी निस्बत a पॉइंट की निस्बत, क्योंकि a पॉइंट पर तो x के 1 यूनिट और y के भी 1 यूनिट है ना, लेकिन b पॉइंट पर y के ज़्यादा है और x के वही, तो इसलिए b पॉइंट प्रेफरेबल। और b पॉइंट किस इंडिफरेंस कर्व पे आ रहा है, दूसरे पे, इसीलिए हायर इंडिफरेंस कर्व पे जो पॉइंट्स होंगे वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देंगे लोअर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व की निस्बत। ठीक है, अच्छा, तो ये पहली प्रॉपर्टी मैंने समझाने के लिए आपको ये सारी बातें की हैं, तो पहली प्रॉपर्टी समझ आ गई आपको। दूसरी प्रॉपर्टी इंडिफरेंस कर्व की क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इंडिफरेंस कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड। ठीक है ना जी, तो वो आपको नज़र आ ही रहा है कि इंडिफरेंस कर्व जो हमने बनाया है, ये x है, ये क्या है, y है ना, तो ये इंडिफरेंस कर्व है जो नेगेटिवली स्लोप्ड है। और इसके अंदर ये जो यहाँ से आप यहाँ पर आते हैं, ये इसकी MRS है, यानी चेंज इन वाई, और ये क्या है, ये चेंज इन एक्स है। फिर ये दोबारा ये चेंज इन वाई और ये क्या है, चेंज इन एक्स है। ये समझ गए ना, तो इंडिफरेंस कर्व इज नेगेटिवली स्लोप, दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी ये है, यानी अब इसमें आपको ये कहेंगे कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो पॉजिटिवली स्लोप नहीं होता, ये आपने बताना है कि इंडिफरेंस कर्व इज नॉट पॉजिटिवली स्लोप्ड इफ बोथ गुड्स आर गुड। बहरहाल ये डिटेल में नहीं जा रहा मैं। अच्छा, तो दो हो गई। तीसरी बात ये है कि इंडिफरेंस कर्व्स जो होते हैं वो डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना, एक दूसरे को काटते नहीं है। यानी ये क्वांटिटी ऑफ एक्स है और ये क्वांटिटी ऑफ वाई है, ये एक इंडिफरेंस कर्व है, ये इंडिफरेंस कर्व है, ये IC1 है, ये IC2, तो इस तरह काटेंगे नहीं, क्योंकि हर इंडिफरेंस कर्व पे जो एक दफ़ा पॉइंट आता है वो दूसरे पे नहीं आता। वो आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा था कि अगर ये ए पॉइंट इंडिफरेंस कर्व 1 पे आया है तो अब उसके बाद ए पॉइंट देखें किसी इंडिफरेंस कर्व पे नहीं आया। बी पॉइंट अगर इंडिफरेंस कर्व 1 पे आया तो वो बी ना IC2 पे आया ना IC3 पे आया। लेकिन यहाँ पर अगर आप चेक करें तो ये एक पॉइंट जो है ये वाला, ये बैक वक्त दोनों इंडिफरेंस कर्व पे आ रहा है। इसका मतलब ए पॉइंट जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये फॉर एग्जांपल ये बी पॉइंट, तो अब आपको नज़र आ रहा होगा कि अगर हम कहें कि IC1 पे पॉइंट्स बताएं कौन कौन से हैं, तो आपको पता है कि इंडिफरेंस कर्व के ऊपर इक्वालिटी का साइन आता है, क्योंकि सारे पॉइंट्स जो इंडिफरेंस कर्व के ऊपर आ रहे होते हैं वो इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहे होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर यूटिलिटी U1 आ रही। और अगर आप वहाँ पर IC2 से पे पूछे इसी डायग्राम में तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे A और C पॉइंट आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इंडिफरेंस कर्व ये जो A पॉइंट है ये किस पे आ रहा है, A IC1 पे भी आ रहा है और A पॉइंट IC2 पे भी आ रहा है। और IC1 जो है वो यूटिलिटी लेवल U1 दे रहा है और IC2 जो है वो U2 दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये ए पॉइंट बैक वक्त यूटिलिटी 1 भी दे रहा है और यूटिलिटी 2 भी दे रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए हम कहते हैं कि दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि एक पॉइंट जब आएगा वो एक ही लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करेगा। ठीक है जी, ये तीन हो गए। उसके बाद नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी वो ये है कि इंडिफरेंस कर्व्स जो हैं वो डू नॉट इंडिफरेंस कर्व्स difference curve do not intersect the axis, एक्सिस को भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। यानी अगर हम ये इंडिफरेंस कर्व बना रहे हैं और ये इंटरसेक्ट कर जाता है तो इसका मतलब ये है कि वाई चीज़ की जो क्वांटिटी है वो नेगेटिव हो गई। तो ऐसा दुनिया में नहीं होता कि आप किसी चीज़ की नेगेटिव क्वांटिटी खरीदें, ऐसा नहीं होता। इस तरीके से अगर इंडिफरेंस कर्व यहाँ भी नहीं इंटरसेक्ट करेगा, यानी ये इंडिफरेंस कर्व है तो ये इसको भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। समझ गए? ओके, ये ये इस तरीके से इंडिफरेंस कर्व
ना इस वाई एक्सिस को काट के जाएगा ना एक्स एक्सिस को काट के जाएगा, क्योंकि इस तरीके से करेंगे तो या तो एक्स चीज़ नेगेटिव हो जाएगी या वाई चीज़ नेगेटिव हो जाएगी। तो क्वांटिटीज़ नेगेटिव नहीं हुआ करती, इसलिए यहाँ पे आप देखें इस जगह पे आए तो एक्स की क्वांटिटी नेगेटिव हो रही है इस जगह, और अगर इस पॉइंट पे आए तो इस जगह पर वाई की क्वांटिटी नेगेटिव हो रही है। तो नेगेटिव क्वांटिटीज़ जो हैं वो, अभी सुना है कि गोभी -2 किलो गोभी दे दो, ऐसा तो नहीं होता ना। तो क्वांटिटीज़ एक्स और वाई की जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो नेगेटिव नहीं होती, इसलिए इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं वो एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं किया करते होते। पांचवी प्रॉपर्टी इसके अंदर ये है कि देयर देयर मे बी मैनी इंडिफरेंस कर्व्स बिटवीन टू इंडिफरेंस कर्व्स। ये देखें, ये एक्स है और ये वाई है। ये फॉर एग्जांपल एक ये इंडिफरेंस कर्व IC1 है और ये IC2 है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इन दो के दरमियान कोई इंडिफरेंस कर्व नहीं, इनके दरमियान बेशुमार इंडिफरेंस कर्व हो सकते हैं, जैसे ये है, ये है, ये है, वो बेशुमार हो सकते हैं। मैंने कुछ बना के भी आपको दिखा दिए। तो देयर मे बी मैनी इंडिफरेंस कर्व्स बिटवीन द टू इंडिफरेंस कर्व्स। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि इंडिफरेंस कर्व जो हैं वो थिन होते हैं, थिक नहीं होते। इंडिफरेंस कर्व्स आर थिन, नॉट थिक। ठीक है जी। तो ये इंडिफरेंस कर्व जब आप बनाएंगे तो ये देखें, ये थिन है। ये नहीं कैसे ऐसे आप करके ना इसको यहाँ से मोटा कर दें ऐसे, जैसे ये मैं अब कर रहा हूँ, ये ऐसे ये मोटा कर दें इसको, है ना, ये थिक हो गया। थिक इंडिफरेंस कर्व नहीं होता बल्कि थिन होते हैं, तो ये थिन आपने बताने हैं उसको। ठीक है। थिक इसलिए नहीं होता कि जब आप थिक करेंगे तो एक्चुअली वो एक और कॉम्बिनेशन को शो कर देगा। ठीक है ना जी। जैसे ये अभी आपके सामने बना हुआ है, ये गलत है, लेकिन ये चूंकि ये क्यों गलत है, क्योंकि ये थिक है, और जो हम प्रॉपर्टी है वो क्या है कि ये क्या होते हैं, थिन होते हैं, जैसे आपके पास पतले पतले से, ये सही है। ठीक है जी। उसके बाद सेवंथ प्रॉपर्टी ये है कि इंडिफरेंस कर्व्स आर कन्वेक्स डाउनवर्ड। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होते हैं, वो कन्वेक्स होते हैं डाउनवर्ड। तो ये आपके सामने इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स ही है, ये मैंने पहले भी समझाया हुआ कन्वेक्सिटी। तो ये कन्वेक्स है। ठीक है जी। ये एक्स है और ये वाई गुड है। तो ये इंडिफरेंस का कन्वेक्स का चेक करने का तरीका ये होता है कि टेंजेंट ड्रॉ करके देखें, अगर टेंजेंट नीचे आ जाए और कर्व ऊपर हो तो वो कन्वेक्स होता है। और यहाँ पे देखें मैंने टेंजेंट ड्रॉ करके देखा है तो टेंजेंट नीचे आ रहा है, इसलिए ये कन्वेक्स है। तो ये प्रॉपर्टीज समझ आ गई आपको, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज और इंडिफरेंस कर्व की स्लोप। तो मैंने ये आपको अभी तक जो है वो, चूँकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं जनाब, ये हम पढ़ रहे हैं ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ रहे हैं। तो इसमें से अभी हमने इंडिफरेंस कर्व को पढ़ लिया है, इंडिफरेंस कर्व को पढ़ लिया है। और इंडिफरेंस कर्व में क्या क्या पढ़ लिया है, इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन पढ़ ली है, इंडिफरेंस कर्व की डायग्राम पढ़ी है, टेबल पढ़ी है, इंडिफरेंस कर्व की स्लोप पढ़ी है, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। और अब हम आ रहे हैं, क्योंकि जो ऑर्डिनल अप्रोच है वो बेस करती है इन दो चीज़ों के ऊपर, एक ये और दूसरी ये, दो चीज़ों के ऊपर ऑर्डिनल अप्रोच बेस करती है। तो ये मैंने पहले ही बता दी है। दूसरे पे अब बात कर रहा हूँ बजट लाइन के ऊपर। बजट लाइन अब हम डिस्कस करने लगे। ठीक है ना जी। तो बजट लाइन पे अब डिस्कशन करते हैं। बजट लाइन, बजट लाइन। तो बजट लाइन क्या शो करती है, तो बजट लाइन की डेफिनेशन क्या है, बजट लाइन shows
the various combinations of two goods, various combination of two goods where income is equal to expenditures. ठीक है जी, where income is equal to expenditures while the prices of goods and income of consumer is given. ये है जी डेफिनेशन बजट लाइन की। अब ये भी वही बता रहा है कि बजट लाइन भी वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स बताती है, इंडिफरेंस कर्व भी वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स ही बताता था। यहाँ तक तो डेफिनेशन सेम है दोनों की। अगली बात ये कि ये क्या बताता है कि उन कॉम्बिनेशन के ऊपर इनकम और एक्सपेंडिचर क्या है, इनकम और एक्सपेंडिचर सेम है। और अगली बात ये बता रहे हैं कि आपको गुड्स की प्राइसेस और इनकम जो है वो चेंज नहीं होती, वो सेम रहती है, गिवन होती है। तो बजट लाइन की ये डेफिनेशन है। अब इस चीज़ को अगर हम समझ लें तो इसका मतलब ये है कि प्राइस ऑफ ए इंटू क्वान्टिटी ऑफ ए प्लस प्राइस ऑफ बी इंटू क्वान्टिटी ऑफ बी अप टू प्राइस ऑफ एन इंटू क्वान्टिटी ऑफ एन इज इक्वल टू एम। ये है बजट लाइन की कहानी। अब इसमें यहाँ पे ये देखें कि जब हम प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टोटल एक्सपेंडिचर बनता है, ये आपको याद होगा। तो यहाँ पर प्राइस ऑफ ए को क्वांटिटी ऑफ ए से मल्टीप्लाई करें तो इसे हम कहेंगे एक्सपेंडिचर ऑन ए गुड, फिर है एक्सपेंडिचर ऑन बी गुड और अप टू एक्सपेंडिचर ऑन एन गुड। तो जब हम इन एक्सपेंडिचर सबको ऐड कर लेंगे तमाम गुड्स के ऊपर तो ये बन जाएगा, ये वाली सारी लाइन क्या बन जाएगी यहाँ तक, इसे हम कहेंगे टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल गुड्स इज इक्वल टू एम का मतलब है इनकम, टोटल इनकम। इसका मतलब ये शो कर रही है कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम। यही बात जो मैंने अभी आपसे कही है कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो एक्सपेंडिचर को शो कर रही है, ये एक्सपेंडिचर को शो कर रही है, और राइट हैंड साइड जो है वो क्या शो कर रही है, इनकम को। इनकम को हमने यहाँ पे एम से शो कर दिया। तो ये जर्नल बजट लाइन, अगर इसको दो गुड्स पे ले आए तो हम क्या लेते हैं, प्राइस ऑफ एक्स इंटू क्वान्टिटी ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई इंटू क्वान्टिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू एम। ये तो ये टू गुड्स की हो जाएगी। तो ये टू गुड्स पर एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम। ठीक है ना जी। अच्छा जी, अब इसके बाद इस चीज़ को जारी सी बात है कि समझने के लिए, बजट लाइन को समझने के लिए हमें टू गुड्स तक में ले आए। जनरली भी मैंने आपको बता दिया। तो इसके लिए हमें कोई एग्जांपल से इसको हम समझ सकते हैं। जैसे इनकम आपको बता दी जाए तो फर्ज कर लें कि इनकम जो है वो कितनी है, वो 20 रुपये है। और दो गुड्स ली थी ना हमने, एक्स और वाई। तो दोनों गुड्स की प्राइसेस हमें पता हो। प्राइस ऑफ एक्स फर्ज कर लीजिए जो है वो 2 रुपये पर यूनिट है, और यानी ये 2 रुपीज़ पर यूनिट है, और ये 1 रुपी पर यूनिट है, यानी वाई गुड जो है। अब हमें ये इन डेटा जो है हमें पता चल गया कि इनकम इतनी है और दोनों गुड्स की प्राइसेस ये हैं, और हमें कहा जाता है कंस्ट्रक्ट दी बजट लाइन। बजट लाइन बनाइए, ये सवाल है। तो आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, आपने पहले बजट लाइन को लिखना है। जैसे जी मैंने आपको बजट लाइन लिख के बताई, ये बजट लाइन का फार्मूला है, ये बजट लाइन है। तो आपने जितनी गुड्स दी हो उसके मुताबिक, इस तरह ये मैंने जर्नल आपको बजट लाइन समझाई है। ये तो एन तक दी हुई है ना, तो जितनी भी गुड्स होंगी वो अगर 2 है तो 2 आ जाएंगी, अगर 3 है तो 3 तक आ जाएगी, यही बजट लाइन। और अगर एन तक है तो एन तक आप ये बजट लाइन बना सकते हैं। ये देखें, ये
यहाँ पर ए गुड है, बी गुड है, एन तक दिया हुआ ऐड करके। ये मैंने इसी कोई 2 गुड्स में ले आया हूँ, ये 2 गुड्स के अंदर आ गई, ये 2 गुड्स बजट लाइन आ गई। और ये क्या है, ये जनरल बजट लाइन है, जनरल है, इसको जितनी मर्जी गुड्स तक आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पर डाटा से भी नज़र आ रहा है कि इनकम हमें दी हुई है, और इनकम हमें दी हुई है, और अब हमें क्या करना है, हमें 2 गुड्स की प्राइसेस भी दी हुई हैं, और हमें कहा जा रहा है बजट लाइन बना के दिखाओ। तो बजट लाइन बनाने का कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने बजट लाइन को लिखना है। तो बजट लाइन क्या है, प्राइस ऑफ एक्स इंटू क्वान्टिटी ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई इंटू क्वान्टिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू एम। तो आपने पहले वैल्यूज पुट करनी है, एम कितनी है, 20 रुपये, ये 20 है ना, इनकम का मतलब एम है, ठीक है ना जी। और प्राइस ऑफ एक्स हमें पता है, प्राइस ऑफ वाई भी हमें पता है, प्राइस एक्स एक्स कितनी है 2, प्राइस ऑफ वाई कितनी है 1। अब हम फर्ज करते हैं कि हम वाई के यूनिट कोई भी नहीं खरीदते, 0 यूनिट। तो जब आप वाई के 0 यूनिट खरीदेंगे तो आप सारा बजट किस पे खर्च कर देंगे, सारी इनकम किस पे खर्च कर देंगे, एक्स पे। तो ये कितने खरीद सकते हैं फिर आप इसके यूनिट, एक्स के कितने यूनिट खरीद सकते हैं, 10। तो ये 20 हो जाएगा, 20 जमा 0 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि अगर हम वाई के यूनिट बिल्कुल ना खरीदें, और ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वाई के 0 यूनिट है, तो आप एक्स के कितने यूनिट खरीद सकते हैं, ये एक्स के और वाई के यूनिट आपको नज़र आ रहे हैं। तो एक्स के आप 10 यूनिट खरीद सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन मिल गई इसमें से। और यहाँ देखें, यहाँ से ये समझ आ रहा है कि इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों क्या हैं, बराबर भी हो गए। ये आपकी इनकम और ये एक्सपेंडिचर, ये दोनों बराबर भी हो गए, है ना। अच्छा, अब आपने दोबारा से क्या करना है, दोबारा से बजट लाइन लिखनी है, प्राइस ऑफ वाई इंटू क्वान्टिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू एम, है ना। और अब आपने वही इंफॉर्मेशन जो आपको पता है इसमें पुट कर दें। एक्स के 2 रुपये यूनिट प्राइस है, इसकी 1 है। पहले आपने वाई के यूनिट 0 खरीदे थे ना, यहाँ पे 0, ये देखें। अब आप एक्स के यूनिट 0 कर दें तो वाई के कितने यूनिट खरीद सकते हैं, 1 रुपये का आता है वाई का यूनिट, तो 20 ले सकते हैं ना। तो 0 जमा 20 इज इक्वल टू 20, तो 20 इज इक्वल टू 20। इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर हो गए। और यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि हम एक्स के कितने यूनिट लेते हैं, 0, तो वाई के कितने मैक्सिमम ले सकते हैं, 20। ये डेटा हमें मिल गया, ठीक है ना जी। यहाँ देखें, हम वाई के जो है वो क्वांटिटी और एक्स की क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं, एक्स की क्वांटिटी 0 ले रहे हैं, ठीक है ना जी। तो ये इन्फॉर्मेशन अब हमारे पास आ गई, है ना। अब ये इन्फॉर्मेशन हम अगर चाहें तो इसको प्लॉट करके बजट लाइन बना सकते हैं। जैसे ये फर्ज कर लें एक्स है, और ये क्या है, वाई है। अब आपने क्या करना है, ये एक्स की इंफॉर्मेशन, ये वाई। अब ये देखें कि ये वाला, ये कहाँ पे आएगा, ये वाली चीज़। तो वाई के एक्स के 10 हैं, फ़र्ज़ कर लें कि 10 एक्स यहाँ पर 10 है एक्स का, और फ़र्ज़ कर लें 20 जो है वो यहाँ पर है किसका, वाई का। तो ये कॉम्बिनेशन कहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, ये वाला। और ये कॉम्बिनेशन कहाँ पे आ रहा है, वो यहाँ पे आ रहा है ना, ये देखें। अब इन दोनों को मिला दें अगर हम, तो ये जैसे मैंने अभी, ये जैसे मैं अभी मिला रहा हूँ, ये, तो ये दोबारा मिला लेते हैं। इसको अगर हम मिला लें तो ये आपके पास ये बजट लाइन बन जाएगी आपके पास, दिस इज कॉल्ड बजट लाइन, ठीक है ना जी। और इसके ऊपर 2 कॉम्बिनेशन पे तो आपको नज़र भी आ गया कि इनकम और एक्सपेंडिचर क्या आ रही है बराबर, ये आपके सामने। यहाँ पर हमने यही कहा था कि बजट लाइन जो है shows the various combination of 2 goods where income is equal to expenditure। ये देखें, तो ये एक कॉम्बिनेशन आ गया, एक ये कॉम्बिनेशन आ गया, और इन पर इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर है, इस पे इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर। इसके अलावा भी आप कोई कॉम्बिनेशन ले लें, जैसे एक कॉम्बिनेशन तो ये आ गया और एक कॉम्बिनेशन ये आ गया, लेकिन ये दोनों एक्सट्रीम कॉम्बिनेशन है, इसमें आप एक को 0 ले रहे हैं और दूसरे को मैक्सिमम ले रहे हैं। लेकिन अगर आप कहीं पर भी, अब जब डाटा लेके एग्जैक्ट आप प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, एक यहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा। इन सब कॉम्बिनेशंस के ऊपर आप देखेंगे कि इधर भी इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर है, इधर भी इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर है, 20 बराबर है 20। इधर भी आप चेक कर लीजिएगा कि इनकम और एक्सपेंडिचर क्या आ रहा है, बराबर आएगा, यानी हर पॉइंट पर इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर आएगा। ये मैं आप खुद करके देखिएगा, जब यहाँ वैल्यूज देखेंगे ना, यहाँ
कि यहाँ कोई ना कोई वैल्यू होगी, यहाँ भी कोई ना कोई होगी, फिर इस तरह पुट करके आप बजट लाइन में इसमें पुट करके देखिएगा, किसी भी बजट लाइन में इसके अंदर देख लीजिएगा, तो आपको नज़र आ जाएगा कि जो भी पॉइंट्स होंगे उन यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ होंगी इनको पुट करके देखिएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर आएगा। तो बजट लाइन क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसके बाद आगे है कि ये जो बजट लाइन हमने बना ली है, यहाँ दोबारा बना लेते हैं बजट लाइन। ये क्वांटिटी ऑफ एक्स है और ये क्वांटिटी ऑफ वाई है और ये बजट लाइन है। अब आपसे कोई पूछता है कि बजट लाइन की व्हाट इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप, तो स्लोप ऑफ बजट लाइन बताइए। तो आपको पता है वो चेंज इन, फार्मूला तो सबका यही है, चेंज इन राइज ओवर चेंज इन रन। तो राइज पर क्या है वाई और रन पर क्या है एक्स, तो वही आएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। ये स्लोप ऑफ द बजट लाइन है। लेकिन इन डिफरेंस कर्व की भी यही स्लोप निकली थी, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, लेकिन हमने उस डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स को कहा था कि दिस इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लेकिन ये जो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स है, ये असल में इसकी स्लोप आएगी पी एक्स ओवर पी वाई के बराबर, यानी प्राइसेस का रेशियो के बराबर आएगी। और ये अगर आप कहें तो मैं आपको फाइंड करके भी दिखा देता हूँ, अगर आपको थोड़ा बहुत डेरिवेटिव आता हो तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। जैसे हमारे पास था पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई इज इक्वल टू एम। तो अगर हम इसको पी वाई क्यू वाई इज इक्वल टू एम माइनस पी एक्स इंटू क्यू एक्स कर दें और इसको आप क्यू वाई के लिए सॉल्व करें तो ये आता है एम ओवर पी वाई माइनस पी एक्स ओवर पी वाई, है ना, इंटू क्यू एक्स, ये चीज़ बन गई। और अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लें डी क्यू वाई ओवर डी क्यू एक्स इज इक्वल टू, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है हमने, तो वो आएगा माइनस पी एक्स ओवर पी वाई। तो ये वही चीज़ आ गई जो मैंने अभी आपको बताई कि चूँकि ये जो है डी का मतलब डेल्टा है और क्यू वाई का मतलब क्या है वाई, तो डेल्टा वाई, और डी का मतलब डेल्टा और क्यू एक्स का मतलब एक्स, तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स किसके बराबर आ गया, माइनस पी एक्स ओवर पी वाई के। तो ये स्लोप है किसकी, बजट लाइन की। ये मैंने अभी आपको बताई कि दिस इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन, तो आप कहेंगे दैट इज द रेशियो ऑफ प्राइसेस पी एक्स ओवर पी वाई विद नेगेटिव साइन। ठीक है जी। और अगर आप चाहें तो ये स्लोप आप इस तरीके से भी मेजर कर सकते हैं, ज़ीरो करके, जैसे मैंने किसी एक को ज़ीरो कर लें, फिर इधर वाई को ज़ीरो कर लें, फिर एक्स को ज़ीरो कर लें, फिर आप उसको उधर रख के तो स्लोप का फार्मूला अप्लाई करें, तब भी यही जवाब आएगा। ये भी आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है रोटेशन एंड शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन। ये नेक्स्ट टॉपिक है, रोटेशन और शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन। रोटेट कैसे करती है और शिफ्ट कैसे करती है बजट लाइन, ये नेक्स्ट टॉपिक है, रोटेशन एंड शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन। अच्छा, इसमें ये है कि रोटेशन जो है वो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि रोटेशन के अंदर एक पॉइंट वही रहता है, दूसरा पॉइंट चेंज होता है। शिफ्टिंग के अंदर एक लाइन के दोनों पॉइंट चेंज होते हैं। ठीक है, रोटेशन के अंदर जस्ट वन पॉइंट चेंज होता है, वन पॉइंट चेंज इन दी लाइन, कोई भी लाइन हो। और शिफ्टिंग के अंदर बोथ पॉइंट्स, शिफ्टिंग के अंदर क्या होगा, शिफ्टिंग के अंदर बोथ पॉइंट्स ऑफ लाइन वुड चेंज। वैसे मैथ की जुबान में इस चीज़ को कहते हैं कि इफ वन ऑफ द इंटरसेप्ट्स इज चेंज्ड इट इज कॉल्ड रोटेशन, एंड इफ बोथ द इंटरसेप्ट्स आर चेंजिंग दैट इज कॉल्ड शिफ्टिंग। लेकिन इस डिटेल में आप ना जाएं मैथ वाली में, ये सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको समझाया। तो ये है जी रोटेशन और शिफ्टिंग। अब आप ये देखें कि यहाँ पर ये क्वांटिटी ऑफ एक्स है, यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ वाई है, और ये बजट लाइन है। अब अगर हम आपसे कहते हैं
कि जी इफ प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स, तो बजट लाइन पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो जाहिर सी बात है कि जब प्राइस ऑफ एक्स फॉल करेगी तो आपकी जो परचेजिंग पावर है, परचेजिंग पावर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ एक्स जो है वो बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि एक्स सस्ती हो गई है। तो अब पहले आप एक्स को मैक्सिमम इतना खरीद सकते थे, यहाँ से लेके यहाँ तक खरीद सकते थे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तो नहीं खरीद सकते थे ना, गिवन इनकम और प्राइसेस के साथ, है ना, प्राइसेस भी गिवन थी। अब जब प्राइस ऑफ एक्स कम हो गई है तो वही इनकम जितनी भी होगी, उसी इनकम से आप एक्स के पहले से ज़्यादा यूनिट खरीद सकते हैं। तो आप जब एक्स के पहले से ज़्यादा यूनिट खरीद सकते होंगे तो आप देखेंगे कि ये पॉइंट तो वही रहेगा, ये वाला पॉइंट, और बजट लाइन यहाँ से रोटेट करके इस तरफ आ जाएगी, यानी वो ए से क्या हो जाएगी, ए बी पर चली जाएगी। तो बजट लाइन क्या करेगी, बजट लाइन रोटेट्स राइटवर्ड और वो ए से क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगी। ये समझ आ गई बात आप? ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर यही प्राइस ऑफ एक्स जो है वो बढ़ जाए तो क्या होगा, फिर जाहिर सी बात है फिर क्या होगा, फिर इसका मतलब ये है कि परचेजिंग पावर जो है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ एक्स ही वो कम हो जाएगी। तो जब कम होगी तो बजट लाइन पहले ये थी ना रेड वाली, तो अब बजट लाइन यहाँ से इधर आ जाएगी, यानी इस तरफ आ जाएगी, पहले इस तरफ को गई थी अब वो इस तरफ को आ जाएगी। ये ओरिजिनल बजट लाइन है रेड जो है। तो इसका मतलब ये है कि बजट लाइन क्या करेगी, रोटेट करेगी, और रोटेट किधर करेगी, लेफ्टवर्ड, और लेफ्टवर्ड रोटेट करके ए से किधर चली जाएगी, ए सी की तरफ चली जाएगी। ये आपके सामने ए ओरिजिनल बजट लाइन है, ये ए जो है वो ओरिजिनल बजट लाइन है। ये क्लियर हो गया आपको? तो बजट लाइन की रोटेशन कैसे होती है वो आपको मैंने समझा दी। अच्छा, इसी तरीके से वाई की कर सकते हैं आप लोग रोटेशन, इसी तरीके से। तो वाई की भी करके देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक्स के यूनिट्स हैं और ये वाई के हैं, और ये ओरिजिनल बजट लाइन है जिसको हमने ए कहा है। अब आप बताइए कि या तो बजट लाइन ये हो जाएगी या फिर आपकी बजट लाइन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। समझ गए? ये हो जाएगी, यानी ये या तो बी पर चली जाएगी या सी पर चली जाएगी। तो अगर ये बी पर जाती है किस पॉइंट से, इससे या इधर, यानी या इधर जाएगी या इधर जाएगी। कब जाएगी ये हम लिख लेते हैं कि इफ प्राइस ऑफ वाई जो है वो डिक्रीज होती है, तो इसका मतलब ये होगा कि परचेजिंग पावर जो होगी, परचेजिंग पावर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाई बढ़ जाएगी। जब बढ़ेगी तो बजट लाइन रोटेट करेगी किस तरफ, अपवर्ड या राइटवर्ड, और वो ए से ए बी हो जाएगी। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लियर। और इसके बाद अगला पॉइंट ये है कि इफ प्राइस ऑफ वाई इंक्रीजेस, तो प्राइस ऑफ वाई इंक्रीज करने का मतलब ये है कि परचेजिंग पावर जो है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाई वो क्या हो जाएगी, कम। जब कम होगी तो बजट लाइन क्या करेगी, रोटेट करेगी डाउनवर्ड या लेफ्टवर्ड, और वो ए से क्या हो जाएगी, ए सी हो जाएगी, ए से ए सी पर चली जाएगी। ये आपको मैंने दोनों तरह की रोटेशन बता दी। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाइए कि बजट लाइन की शिफ्टिंग पे आ जाते हैं, शिफ्टिंग के ऊपर। तो ये देखिए, ये देखिए जनाब,
ये क्वांटिटी ऑफ वाई, ये क्वांटिटी ऑफ एक्स, और ये फर्ज कर लीजिए ये आपके पास ओरिजिनल बजट लाइन है ए। तो बजट लाइन शिफ्ट करेगी तो ये दोनों इंटरसेप्ट चेंज हो जाएंगे। ये देखें इधर से भी इंटरसेप्ट यहाँ से यहाँ आ गया है, और इधर से भी इंटरसेप्ट चेंज होके, इंटरसेक्ट नहीं इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट INTERCEPT, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट या बजट ये हो गई है आपके सामने BB, या फिर ये शिफ्ट करके हो जाएगी, ये शिफ्ट करके क्या हो जाएगी, ये आपके सामने शिफ्ट होगी, ये हो जाएगी CC। तो या ये इधर जाएगी या ये इधर जाएगी, है ना। तो अब ये कैसे होगा, इसमें ये है कि इफ इनकम इंक्रीजेस, जब इनकम बढ़ेगी तो इनकम तो दोनों के लिए आपको परचेजिंग, इनकम के बढ़ने से आपकी जो परचेजिंग पावर है इन टर्म्स ऑफ बोथ गुड्स बढ़ जाएगी। जब आपकी आमदनी में इजाफा होगा तो आप एक्स को भी पहले ज्यादा खरीद सकते हैं या वाई को भी पहले ज्यादा खरीद सकते हैं, इसलिए ये पॉइंट भी यहाँ से यहाँ आ सकता है और ये पॉइंट ए से बी। तो बजट लाइन क्या करेगी, शिफ्ट करेगी और वो राइट वर्ड चली जाएगी, ए से क्या बन जाएगी, बी बन जाएगी। इसका मतलब इनकम की वजह से शिफ्टिंग होगी और प्राइसेस की वजह से रोटेशन होगी। अब इनकम अगर कम हो जाती है तो इनकम का कम होने का मतलब ये है कि आपकी परचेजिंग पावर भी बोलते हैं, रियल इनकम भी बोलते हैं, इन टर्म्स ऑफ बोथ गुड्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। तो जब कम होगी तो बजट लाइन क्या करेगी, बजट लाइन शिफ्ट करेगी लेफ्टवर्ड या इनवर्ड, लेफ्टवर्ड या इनवर्ड, और ए से क्या हो जाएगी, CC हो जाएगी। ये राइटवर्ड या आउटवर्ड भी कह सकते हैं, आउटवर्ड। ठीक है जी, ये बात क्लियर होगी। तो यहाँ आप देखें रोटेशन किस वजह से हो रही है, रोटेशन जो हो रही है वो प्राइसेस की वजह से हो रही है, ये प्राइसेस की वजह से, है ना। और इधर भी प्राइसेस की वजह से क्या हो रही है, रोटेशन हो रही है, ये आपके सामने रोटेशन है, रोटेशन है। इधर भी क्या हो रही है, रोटेशन। लेकिन इनकम की वजह से देखें तो यहाँ पर क्या आ रहा है, शिफ्टिंग आ रहा है। इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, बजट लाइन शिफ्ट करेगी राइटवर्ड या जो भी होगा। तो यहाँ तक आपको ये समझ आई कि बजट लाइन की शिफ्टिंग और रोटेशन कैसे होती है। अच्छा, अब इससे आगे चले जाएं तो इससे आगे जो बात है वो है जिसके लिए ये सारा कुछ पढ़ा गया है, और उसे हम कहते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनल अप्रोच या इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। ये है जी मेन चीज जिसके लिए सारा कुछ किया जा रहा था। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं हम लोग, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनल अप्रोच। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनल अप्रोच या इंडिफरेंस कर्व अप्रोच भी कह देते हैं, ठीक है ना जी। तो ये है। अच्छा, ये बात ध्यान में रखें कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब टोटल यूटिलिटी क्या हो जाए, मैक्सिमम। जहां टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी उसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहेंगे, चाहे वो कार्डिनल अप्रोच हो चाहे वो ऑर्डिनल अप्रोच हो। तो अगर आप पीछे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी में चले जाएं तो याद होगा आपको, वहाँ पर मार्जिन यूटिलिटी ज़ीरो की थी तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम आई थी, तो वो उस पॉइंट को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर, यहाँ पर अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब तो वही है कि टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम। लेकिन इसके लिए कंडीशंस हैं दो, वो दो कंडीशंस हमने पूरी करनी है तो तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। वो क्या है दो कंडीशंस, वो मैं अभी आपको
लिख देता हूँ। पहली कंडीशन को हम कहते हैं नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, और दूसरी को हम कहते हैं सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन ये है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x for y should be equal to px over py। यानी इन अदर वर्ड्स ये कहना चाह रहे हैं, इन अदर वर्ड्स ये कहना चाह रहे हैं कि ये क्या चीज़ है, ये है कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, क्योंकि आप जानते हैं कि ये स्लोप ऑफ बजट लाइन है और ये जो है ये MRS जो है दिस इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इसका मतलब ये है कि ये कह रहा है कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व स्लोप ऑफ द बजट लाइन के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और ये नेसेसरी कंडीशन कहलाती है। ये पहली कंडीशन क्या कहलाती है, ये नेसेसरी कंडीशन कहलाती है। ठीक है ना जी। तो इसको हम क्या कहते हैं, नेसेसरी कंडीशन। और दूसरी जो कंडीशन है वो है कि द नेसेसरी कंडीशन, the necessary condition must be fulfilled at higher possible indifference curve। ठीक है ना, ये है दूसरी कंडीशन, या जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सफिशिएंट कंडीशन। तो जनाब ये दो कंडीशन अगर पूरी हो जाएं, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन ये दोनों पूरी हो जाएं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है जी। तो ये पहली कंडीशन है और ये दूसरी कंडीशन है। अब ये चीज हम डायग्राम से समझ लेते हैं। ये x है और ये y है। अब यहाँ पे फर्ज कर लीजिए कि ये बजट लाइन है और ये ए बजट लाइन है, और ये फर्ज करें ये इंडिफरेंस कर्व है 1, और ये फर्ज कर लें ये इंडिफरेंस कर्व है 2, और ये फर्ज कर लें कि आपके पास इंडिफरेंस कर्व है 3। तो ये आपके सामने है, ये इस पॉइंट पर ये IC1, IC2 और ये IC3, ये एक इंडिफरेंस कर्व है IC4। अब ये देखें IC4 तो बजट लाइन से बाहर है, तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ पे होगी, इस जगह पर, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, टेंजेंट करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे टेंजेंट कर रहे हैं। तो एट पॉइंट E both indifference curve and budget line are tangent to each other। तो जहाँ टेंजेंट होंगे वहाँ पर इनकी स्लोप्स जो होंगी, स्लोप आर इक्वल होंगी, है ना। इसका मतलब इस जगह पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और px ओवर py बराबर है। तो ये पहली कंडीशन यहाँ पे पूरी हो गई और दूसरी भी यहाँ पे हो गई, क्योंकि दूसरी कंडीशन ये थी कि नेसेसरी कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड एट हायर पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व। तो हायर पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व यही है, ये भी है, लेकिन ये बजट से ही बाहर है, तो इसको तो हम खरीद ही नहीं सकते, इसलिए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट IC3 ही है। तो इसलिए यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया, और इसको हम कहते हैं कि इस जगह पर टोटल यूटिलिटी सबसे ज़्यादा है। ये देखें IC3, इससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि
विद इन दी बजट यही सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन जो कंज्यूमर को मिल रही है। तो यहाँ तक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमें समझ आ गया। तो आज हम यहीं तक कर लेते हैं, बाकी कल फिर इंशाल्लाह ताला प्राइस इफेक्ट है, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कल हम ये चैप्टर मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। तो कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइए, ताकि आपसे डिस्कशन कर लें मज़ीद। कोई क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं तो। हाँ जी, ये कोई क्वेश्चन आया हुआ है फैज़ान का, बड़ा कोई लंबे चौड़े क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले करेंसी का एक्सचेंज रेट कौन डिसाइड करता है? भाई ये करेंसी एक्सचेंज रेट कहाँ से आ गया? ये तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का चैप्टर है, इससे रेलिवेंट क्वेश्चन करें। ये क्वेश्चन जो है ये तो पिछले टॉपिक से रेलिवेंट हैं, जो हम पिछले 15 दिन पहले पढ़ चुके हैं। करंट टॉपिक पे डिस्कशन करें जो हो रही है। बाय द वे मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ, फिर भी ये वैसे रेलिवेंट नहीं है इस वक्त, क्योंकि जो टॉपिक पढ़ा जाता है उससे रेलिवेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना जी। तो सर मैं काफ़ी टाइम से करना चाह रहा था, लेकिन नहीं कर पा रहा था। सर MCQs कब स्टार्ट करने? मैंने तो नहीं करने भाई MCQ स्टार्ट, वो तो आपने ही करने। मैं तो बस ये पढ़ा के वाइंड अप कर रहा हूँ। परसों तक सिलेबस इंशाल्लाह ताला मुकम्मल कर रहा हूँ। बाकी मेरे साथ तो MCQs तो आपने खुद तैयार करने हैं। अच्छा, आपका क्वेश्चन क्या है फैज़ान कि सर सबसे पहले करेंसी एक्सचेंज रेट कौन डिसाइड करता है? ये जाके भाई लेक्चर सुनो, लेक्चर के अंदर ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि एक्सचेंज रेट कौन तय करता है। डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस भी करती हैं और आपका सेंट्रल बैंक भी करता है। ठीक है ना जी। जैसे एक नया मुल्क बना और वहाँ न्यू, ये चीज़ें जो है भाई इस तरह से नहीं होनी। आप मुझे फ़ोन कर लीजिएगा, मैं आपको ये चीज़ें फ़ोन पे बता दूंगा। ठीक है। और इस आज के टॉपिक से रेलिवेंट क्वेश्चन कीजिए जो करने, आज से रेलिवेंट कुछ क्वेश्चन आप कर नहीं रहे हैं वो करें प्लीज़।